2 हफ्ते हो चुके हैं। ईरान वर्सेस इसराइल और अमेरिका की जंग अभी भी जारी है। बात करेंगे सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट कॉमोडोर सी उदय भास्कर से। सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आपको उम्मीद थी कि ईरान 2 हफ्ते तक इस जंग को सस्टेन कर ले जाएगा जहां पर आज मौजूद है जंग के हालात? मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से मैं कहूंगा कि उम्मीद था कि ईरान जो है इतना जल्दी अपना घुटने पे टेकने के लिए तैयार नहीं होगा। कारण एक है कि अमेरिका और इजराइल ने जो अंदाजा किया था ईरान के बारे में वो सही नहीं निकला। और अगर आप पिछले 2-3 महीनों का जो भी घटनाएं हुई हैं उनका अगर समीक्षा करेंगे, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अंदाजे में उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से वेनेजुएला में उन्होंने राष्ट्रपति को वहां से उठा के न्यूयॉर्क ले गए और वहां पे उन्होंने सत्ता का परिवर्तन किया था, सत्ता बदलाव जो किया था, रिजीम चेंज, कि शायद ईरान में भी उसी प्रकार से वो कर पाएंगे। और उन्होंने एक प्रकार का, मैं कहूंगा कि षड्यंत्र भी किया था कि लास्ट मिनट तक उन्होंने ईरान के साथ नेगोशिएशंस, बातचीत का ऐलान किया था। जो भी हमारे पास खबर आ रहे हैं, लग रहा था कि ईरान ने जितने भी उनके कंडीशंस थे वो स्वीकार करने के लिए तैयार थे। और आयतुल्लाह खामने ने वो इशारा भी दिया था। परंतु उसको एक प्रकार का ढाल बनाते हुए अमेरिका ने February 28 को ये जंग शुरू किया इसराइल के साथ। और उनके अंदाजे में यही था कि चंद दिनों में, हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा और वहां पे रेजीम चेंज होगा। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप साहब का पहला सोशल मीडिया पोस्ट यही था कि हम चाहते हैं रेजीम चेंज। वो पूरा जो हुकूमत है वो ईरान के नागरिकों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं और वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो हम उनको हटाएंगे। परंतु एक विडंबना यह है कि आयतुल्लाह खामने साहब का जिस प्रकार से मौत हुई थी वहां पे अमेरिका के हाथों से, एक प्रकार का ये असैसिनेशन ही था। ईरान के अंदर जो भावना पैदा हुआ वो उनके धर्म के मुताबिक, शिया धर्म के मुताबिक, खास ये जो 12 वर्स जिसको बोलते हैं, आयतुल्लाह खामेनी साहब का जो शहादत हुआ था, एक मार्टर बन गए। उससे वो एक पॉलिटिकल वर्ग से कुछ ऊंचे चले गए और ईरान के नागरिकों के दृष्टिकोण में वो, जैसे बार बार अमेरिका को ग्रेट सेटन या बड़ा शैतान कहते थे, कि उनके हाथों पे उनका मौत हुआ था, शहादत हुआ था। और उसके जो भावना उनके अंदर पैदा हुआ, जो लहर था, वो पूरे ईरान के अंदर, हालांकि मतभेद था जरूर आयतुल्लाह खमेनी साहब और उनके हुकूमत के खिलाफ। आपको याद होगा पिछले 2-3 साल में प्रोटेस्ट चल रहे थे, खास महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, वगैरह वगैरह। उन सबको इकट्ठा करते हुए ईरान के अंदर एक नया सॉलिडारिटी और एक नया दृढ़ता या रिजॉल्व अमेरिका के खिलाफ पैदा हुआ। और तुरंत हफ्ते में आयतुल्लाह खमेनी साहब की मौत हुई। उन्होंने एक नया सुप्रीम लीडर बनाया, वो इनका बेटा मुश्तबा खमने। तो रेजीम चेंज के जगह पे अमेरिका के हरकतों से रेजीम का कंसोलिडेशन हो गया है। इसी तो से ये जी। मेरा असेसमेंट है कि ये मेरा सॉर्ट ऑफ एनालिसिस है कि अमेरिका ने जो असेसमेंट किया था, ईरान की सामरिक संस्कृति, ईरान की स्ट्रेटेजिक कल्चर, शायद वो उन्होंने सही उसका अंदाजा नहीं कर पाया। एक बुनावट है ईरान के अंदर, ईरान की जो कल्चर है, ईरान के अंदर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है अभी, वो एक खास टेक्सचर की है, खास बुनावट की है। शायद अमेरिका ने उसको सही प्रकार से पहचाना नहीं। नितिन। जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल था दूसरा, कॉमोडोर भास्कर, कि आपने कहा कि ईरान की जो एक स्ट्रैटेजिक कल्चर है, तो उस स्ट्रैटेजिक कल्चर में जो ईरान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो आईआरजीसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वॉरफेयर हो रहा है अभी, बिकॉज आप एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बहुत लंबे समय से इस पूरे रीजन को देखते रहे हैं, आर्मामेंट भी देखते रहे हैं, वहाँ का जो सशस्त्रीकरण हुआ है। ये बताइए कि किस तरह के आर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है दोनों तरफों से, और क्या लगता है कि क्या और सीरियस वेपनरी का भी इस्तेमाल होगा,
या ये मिड लेवल पर ही जंग रहेगी, मिड लेवल के स्ट्राइक्स पर ही? तब एक सैनिक दृष्टिकोण से देखें तो मैं कहूंगा कि दोनों देशों ने अपने ही सामरिक संस्कृति के दायरे में जंग को आगे बढ़ाया है। अमेरिका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, वो अपना जो क्षमता है, खास एयर पावर और मिसाइल्स का प्रयोग करते हैं और दुश्मन को पहले चंद घंटों में वो उसको स्टन करते हैं, इतना ऐसे बमबारी करते हैं कि पूरा उनको नेटवर्क, चाहे रेडार हो या कम्युनिकेशन है, सब वो खत्म कर देते हैं। ये हमने देखा 1991 में, जब अमेरिका ने कुवैत के लिए वहां पे जंग किया था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। उसी प्रकार से जब 9/11 हुआ था अफगानिस्तान में, उन्होंने अपना एयर पावर का इस्तेमाल किया था। इराक में भी ऐसे हुआ था कि सबसे पहले एयर पावर का इस्तेमाल करिए, उसके साथ साथ मिसाइल्स, चाहे वो नेवी के प्लेटफॉर्म से या उनके बेसिस से उन्होंने प्रयोग किया था। इस बार भी ईरान के खिलाफ फरवरी 28 पहले 12-14 घंटों में उन्होंने पूरी, कहते हैं कि करीब 3,000 साइट्स के ऊपर उन्होंने हमला किया था और इसराइल ने उनको समर्थन दिया था। जो भी उनके पास इंटेलिजेंस था, जैसे आयतुल्लाह खamenei का जो जानकारी कि वो कहाँ पे थे, बाकी ईरान के जो सैनिक लीडरशिप था उनको भी उन्होंने खत्म किया था मिसाइल और एयर पावर के साथ। तो उनको एक प्रकार का सफलता जरूर मिला कि आयतुल्लाह खamenei और टॉप लीडरशिप को उन्होंने निकाल दिया था। ईरान के तरफ से यही कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर पिछले साल जो इसराइल का हमला हुआ था, उससे ईरान ने कई सारे सबक सीखा और उन्होंने अपना पूरी जो आर्सेनल है, चाहे वो ड्रोन्स का हो या छोटे मिसाइल्स, या उनके पास जो खुद ईरान के मिसाइल्स हैं जो इसराइल तक पहुंच सकते हैं, उनको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरा ईरान में। ईरान छोटा जगह नहीं है, ईरान फलस्तीन नहीं है, गाजा नहीं है। ईरान की जो ज्योग्राफी है वो एक प्रकार से फ्रांस जितना बड़ा है और उसमें पहाड़ भी है, अलग अलग जगह है जहां वो अपने जो भंडार है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ईरान ने अपनी पूरी जो लीडरशिप और जो ऑपरेशनल कंट्रोल है उसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और काफी ऑटोनॉमी भी दे दिया। एक इंटरव्यू में उनके एक जनरल साहब ने यही कहा था कि हमने ये कहा कि मान लीजिए हमारे लीडरशिप को खत्म कर देंगे अमेरिका और इसराइल, उसके बावजूद हमने आदेश दिया है कि इस प्रकार का रिस्पॉन्स होगा। तो ईरान की जो रणनीति है वो काफी इनोवेटिव रहा है, इसलिए वो अभी दूसरे हफ्ते से इस जंग को, शनिवार को तीसरे हफ्ते में हम पहुंच जाएंगे। ये बात सही है कि तेहरान के ऊपर काफी भ्रष्ट हुआ है, काफी डिस्ट्रक्शन हुआ है और वहां पे कई सारे लोग मारे भी गए हैं, हजारों में है संख्या। अमेरिका के तरफ मुश्किल से 7 या 8 उनके सैनिक मारे गए हैं और शायद 150 के आसपास घायल हुए हैं, तो उनका काफी कम है जो कैजुअलिटी फिगर्स। परंतु अमेरिका का जो इस वक्त प्रोफाइल है, अमेरिका के बारे में जो धारणा है कि वो विश्व के सबसे पावरफुल देश है, उसको मैं कहूंगा कि थोड़ा सेटबैक जरूर मिला है, क्योंकि अमेरिका के जो बेसिस है, चाहे वो बहरीन में हो या कुवैत में हो, उसके तक, वहां तक ईरान के मिसाइल्स पहुंचे, ईरान उनके ऊपर हमला कर पाया। और लास्ट बात यह है कि ईरान ने हॉर्मूज के ऊपर, स्ट्रेट जो है जहां पे तेल का भंडार आता है, आता जाता है पूरे विश्व के लिए, खास भारत, चीन, जापान जैसे देशों के लिए, उसको उन्होंने एक प्रकार से डिफैक्टो बंद कर दिया है। तो जंग का जो असर है, ये पैमाना बढ़ गया है। ये केवल ईरान वर्सेस अमेरिका प्लस इसराइल नहीं है, बाकी जो प्रांतीय देश हैं वो भी प्रभावित हुए हैं और पूरा विश्व में एनर्जी और ऑयल की वजह से भारत जैसे जो इंपोर्टर्स हैं उनको बहुत नकारात्मक तरीके से धक्का भी लगा है। जी। तो ये एक प्रकार का टू अलग अलग सामरिक संस्कृति और एक एसिमेट्री, कहाँ अमेरिका की क्षमता, कहाँ ईरान की क्षमता, पर अभी भी जो कहता है ना, ईरान इज स्टिल इन द रिंग। जी, और लेकिन आपने चूंकि खुद ही जिक्र किया कि भारत तक इसका असर दिख रहा है और हम लोग देख रहे हैं गैस से लेकर तेल की जो किल्लत बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत के लिए ये बताइए कि पिछली बार, आखिरी बार कब इस तरह का डिप्लोमेटिक टाइट रोप, इस तरह की कूटनीतिक उथल पुथल की सिचुएशन की, जिसमें मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछले कई दिनों से देखने में आ रहा है कि दरअसल
कब रिएक्ट करना है, कब बयान देना चाहिए, बहुत मेजर्ड, बहुत ज्यादा रिस्ट्रेन्ड, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अल्ट्रा डिफेंसिव डिप्लोमेसी दिख रही है इस कॉन्फ्लिक्ट में। क्या ये सही है? सर, ये बात सही है कि जैसे आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, ये बहुत ही केयरफुली तरीके से उन्होंने नेविगेट करने की कोशिश किया है। भारत दो अलग अलग टाइट रोप के ऊपर एक ही वक्त चलने की कोशिश भी कर रहा है। अर्थात ये कि एक है भारत की जो हित वहां पे, जो बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही अर्जेंट है। जैसे भारत के जो नागरिक हैं, जो डायस्पोरा है वहां पे पूरे पश्चिमी एशिया में, उनकी सेफ्टी सुरक्षा, करीब 80 से लेकर 90 लाख तक लोग हमारे वहां पे हैं। अलग अलग जगह पे वो हैं और उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत खास राजनीतिक एक दायित्व बनता है। दूसरा है भारत का एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे आपने कहा है, पिछले 2 दिनों में ब्रेंट का जो प्राइस है, ऑयल का क्रूड जो ब्रेंट कहते हैं, वो $100 तक पहुंच गया। 2-3 घंटे के लिए $119 तक पहुंच गया है और अभी हल्का से नीचे आया है। मार्केट्स जो हैं बहुत अभी उथल में है और उसका जो प्रभाव या असर ये हम देख रहे हैं कि हमारे देश में अभी चिंता पैदा हुआ है आम जनता के लिए कि क्या गैस सिलेंडर की कमी होगी या पाइप गैस का, या इस प्रकार का गाड़ी चलाने के लिए आपके पास पेट्रोल डीजल और उसका प्राइस दाम बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह। तो आपकी एनर्जी सिक्योरिटी का जो वल्नरेबिलिटी है, वो एक प्रकार से अभी साबित हो रहा है। तो भारत को ये, जहां तक हमारी हुकूमत है, मोदी साहब की जो सरकार है, उनको देखना है कि किस पटरी पे चलेंगे। साथ साथ वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी सही प्रकार से रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार हम जानते हैं कि ट्रंप साहब जो है, ये टैरिफ का जो लाठी है, वो किसी के ऊपर भी चला सकते हैं। और मान लीजिए भारत ने कुछ ऐसा कूटनीतिक दायरे में कुछ शब्दकोश का अगर प्रयोग करते जो कि अमेरिका के खिलाफ होगा, या अमेरिका के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म होगा, या जो अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान का जो वॉरशिप है IRIS दीना, उसको जिस प्रकार से उन्होंने डुबाया था, उसके ऊपर भी हमने कुछ टिप्पणी तुरंत नहीं दिया था। तो इसके एक बहुत ही फाइन लाइन है, क्या ये स्ट्रेटेजिक प्रूडेंस था या एक प्रकार का हिचक, या जिसको टिमिडिटी कहते हैं। मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि हमने सब देशों के साथ अपने संबंधों को सही रखने के लिए काफी सफलता हमें मिला, चाहे वो इजराइल हो या सऊदी अरेबिया, UAE वगैरह। और मोदी साहब खुद इजराइल गए थे जंग से पहले। ये एक हाई लेवल डिप्लोमेसी था। उसी के तुरंत बाद जंग शुरू हुआ, पर हमने ईरान के साथ उतना हमदर्दी नहीं दिखाया। ये मैं समझता हूं, ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है, माइनॉरिटी व्यू हो सकता है, कि वहां पे जरूर एक प्रकार के अल्ट्रा डिफेंसिव, जो मैंने कहा, हिचक हुआ है। और ये चॉइस ऑफ वर्ड्स है। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये तो परिपक्वता है, भारत की परिपक्वता की, हमने कुछ नहीं कहा है और हमने अपने हितों को बचाया है। 3 दिन के बाद हमारे विदेश सचिव कॉन्डोलेंस किताब में मैसेज लिखने के लिए गए थे। पूरा दुनिया देख रहा है। तो ये मेरा असेसमेंट है कि शायद वहां पे हम जो एम्पथी है, जो सहानुभूति पूर्वक जो रवैया है, शायद हम उसको थोड़ा अपना सकते थे। और यहाँ पे जो डिप्लोमेसी है, मैं मेरा असेसमेंट ये है कि इसमें जरूर भारत के लिए ये एक सेटबैक जैसे पूरा विश्व देख रहा है। कॉमोडोर भास्कर, आखिरी सवाल आपसे। इस पूरे क्राइसिस के दौरान दो देश जो बहुत सुकून से बैठे हुए पूरी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को देख रहे हैं, और उनकी तरफ उनके रोल की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। खुद अमेरिका ने एक्नॉलेज किया है रशिया के रोल को, और चाइना तो खैर अपने आप में सुपर पावर है ही है। ये दोनों और इनके रोल को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज इवेंचुअली एक तरह से इन्होंने अपनी मल्टीपोलैरिटी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एहसास दिला दिया है। साहब, इसमें 2-3 मेरे मन में आपके सवाल से कुछ रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि इस जंग से यह साबित हुआ है कि विश्व में किसी प्रकार की मल्टीपोलैरिटी नहीं है। अर्थात ये कि अमेरिका ने अभी तक जो भी किया है,
चाहे वो वेनेजुएला हो या अभी ईरान के खिलाफ जो उन्होंने जंग शुरू किया है, उनको रोकने के लिए कोई नहीं है। ना रूस है, ना चीन है, क्योंकि वो दोनों भी सैनिक जो हायरार्की में अमेरिका से वो काफी कम है। तो इसलिए मैं बार बार एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हुए कहूंगा कि अगर मल्टीपोलैरिटी होना है तो शीत युद्ध शायद एक सही उदाहरण था, जब दोनों देशों में, दोनों यानी कि सोवियत यूनियन और अमेरिका में एक प्रकार का तालमेल था। वो अभी नहीं है। जहां तक ईरान की बात है, जो जंग है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे जंग शुरू हुआ था, रशिया ने सबसे पहले कंडेम किया था, सबसे पहले। चीन ने थोड़ा समय लिया, एक दिन के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट बनाया था, वो थोड़ा मेजर्ड स्टेटमेंट था। पर रूस और चीन इस वक्त, उनके लिए जो सामरिक जो प्रायोरिटीज है वो अलग है। रूस के लिए यूक्रेन का जंग, चीन के लिए ताइवान का मुद्दा। तो इसलिए वो ईरान को डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन जरूर देंगे, पर उससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं कि जैसे नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन के जंग में अपने सैनिकों को भेजा है, कि ईरान में इस प्रकार का सैनिक समर्थन कोई नहीं देने के लिए तैयार है इस वक्त। ना कि इस्लामी देश के जितने भी मुल्क हैं, ना कि चीन, ना कि रूस। तो उस प्रकार से ईरान के लिए ये एक एकला चलो वाला इस वक्त स्थिति है। वहां पे अमेरिका के लिए भी इसराइल के अलावा यूरोपीय देश एलाइज भी बहुत ही हिचक हिचक के वो समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो यूके हो या जर्मनी या इटली। और फ्रांस ने अभी कुछ शुरुआत किया है कि वो हॉर्मूज में शायद अपने नौसेना को भेजेंगे। पर उस प्रकार का जो 9/11 के बाद जो अमेरिका को, जॉर्ज बुश साहब को उस वक्त जो समर्थन मिला था सितंबर अक्टूबर 2001 में, उस प्रकार का इस वक्त समर्थन या सहमति अमेरिका के पास नहीं है। क्योंकि अमेरिका की जो छवि भी है विश्व में, वो कलंकित हो गया है, खास ट्रंप साहब के हरकतों से। तो ये एक नया मोड़ है विश्व में। और इसी के साथ मैं भारत का हिचक भी जोड़ता हूं कि अभी भारत को अपनी हितों को बचाने के लिए अमेरिका के साथ भी संबंधों को सही पटरी पे रखना है। तेल भी हमें चाहिए। अभी आज ही कांडला के तरफ जो हमारा एक जहाज जा रहा था, थाईलैंड वाला फ्लैग, उसके ऊपर हमला हुआ था। ये भारत के लिए बहुत ही भारी धक्का है और हमने पहली बार एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी किया है, डिप्लोर किया है। पर वापस जो आपने सवाल उठाया था, क्या हमारा जो कूट डिप्लोमेसी, कूटनीति बहुत ही अल्ट्रा डिफेंसिव रहा है, मैं यही सोच रहा हूं कि 2-3 दिन के बाद, दीना के डुबाने के बाद, हमने एक स्टेटमेंट किया था। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर साहब ने संसद में कहा कि इट वॉज द ह्यूमेन थिंग टू डू, यानी कि वो मानविक, जो ह्यूमनिज्म की बात करते हुए कहा कि हमने दूसरे जहाज को कोची में आने के लिए अनुमति दिया था। परंतु दीना जब डूबा था, उनके जो सेलर थे, हम हिचक रहे थे, हमने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में सवाल यही है कि अगर 2 दिन के बाद हमने कहा कि वो ह्यूमेन है, हम जहाज को यहां आने देंगे, उनके कैडेट्स वगैरह के लिए हम जगह देंगे, क्या जब आयतुल्लाह खamenei साहब का मौत हुआ था, असैसिनेशन हुआ था, वो ह्यूमेन नहीं था? कॉन्डोलेंस देना, वो भी हमने नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो जो लाइन है, हल्का सा, क्या वो परिपक्वता है या हिचक है, ये तो जरूर रहेगा भारत के बारे में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए कॉमोडोर उदय भास्कर। और हम लगातार आपसे आगे भी इस अहम मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे।